स्वागत है आप सबका। कैसे हैं आप सब? आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ने लिखने का आनंद लेते होंगे, अपने जीवन में अपने भविष्य को बनाने का प्रयास जारी रखिए। शिक्षा इसमें आपकी मदद करती है। आपका क्या लक्ष्य है आप निर्धारित करिए, क्योंकि हरवंश राय बच्चन की कविता सुना है ना आपने कि पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। यानी रास्ते की पहचान पहले कर लो, निश्चित कर लो कि क्या करना है। पुस्तकों में ना लिखी इसकी कहानी, इसकी कहानी कहीं पुस्तकों में नहीं लिखी है कि उसी को पढ़ के उसी के आधार पे तुम चलो। ये जीवन अपने अनुभव से चला जाता है। मेहनत करो, अध्यापक मदद करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन मेहनत खुद करना पड़ता है। चलिए आइए शुरू करते हैं। कक्षा 12 का फिजिक्स जो रेगुलर मैं वीडियो दे रहा हूं इस बार, आज जो टॉपिक है वह है एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। ठीक, अब इसका हम अर्थ समझ लेते हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र, अब क्या है एक समान वैद्युत क्षेत्र का मतलब, यह भी क्लियर कर ले। देखिए जब पढ़ा रहा था मैं शुरू में आपको बिंदु आवेश के बारे में, तो बल रेखाएं बताया था कि जैसे अगर घन आवेश हो तो बल रेखाएं इस तरह से निकलती है, बाहर की ओर जाती है। ठीक, ये बाहर की ओर जाती है। अब यहां देखिए जैसे ही दूर जाएंगी, जितनी दूर जाएंगे यहाँ इनके बीच का घनत्व कम होता जाएगा, यानी दूरी बढ़ती जाएगी, यानी घनापन जिसे हम कहते हैं वह कम होता जाएगा, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गिरती जाएगी। ठीक, लेकिन एक समान वैद्युत क्षेत्र अगर है तो इस तरह से समांतर रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं समांतर जाएंगी। अब ये कहीं भी आप ले जाइए, इनका घनत्व कम नहीं होगा। आएगा समझ में ना? तो अब यहां एक एक बात आप समझिए, एक समान वैद्युत क्षेत्र। अब आप एक समान वैद्युत क्षेत्र का मतलब समझ गए, तो देखिए यहां एक समान वैद्युत क्षेत्र हमने बना दिया है। ठीक, वेक्टर ई से दिखाया है इसको। अब एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का वैद्युत द्विध्रुव, यानी एक समान वैद्युत क्षेत्र है। अब उसमें हम ले जाकर के रखेंगे वैद्युत द्विध्रुव, माने इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या है वैद्युत द्विध्रुव? इसके बारे में आपको विधिवत बताया जा चुका है कि जब प्रकृति में विपरीत, ठीक, लेकिन परिमाण में समान दो अल्प आवेश अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, उस दूरी को 2l से दिखाते हैं, तो इस तरह से जो निकाय बनता है, सिस्टम बनता है, वह वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। पीछे आपको यह पढ़ाया जा चुका है, इसको आप पहले देख लें उन वीडियोस को, तब यह पढ़े तो बहुत अच्छा रहेगा। अब उस वैद्युत द्विध्रुव को ला करके यहां हमने रख दिया, थीटा कोण बना करके वैद्युत क्षेत्र से ऐसे, ये ए बी, माइनस क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश, इसके बीच की दूरी 2l, इस वैद्युत द्विध्रुव को ला करके रख दिया। ठीक, वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बना रहा है, कोई दिक्कत? अब एक एक बात हम समझेंगे। अब बल युग्म का आघूर्ण, अब इस पर बल युग्म का आघूर्ण लगेगा, अब उसको हम समझ लेते हैं। जैसे देखिए किसी भी वैद्युत क्षेत्र में, जब वैद्युत क्षेत्र आपको पढ़ा रहा था तो यह बताया गया था कि मान लीजिए यहाँ कोई आवेश है प्लस क्यू, और इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र बन रहा है, अगर यहाँ हम एक परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट लाएं, ठीक, तो यह इसको प्रतिकर्षित करेगा और बल रेखा इसको दूर करने की कोशिश करेगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो दो होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक, ये करने का क्या मतलब है? यानी बल लगता है, बल लगता है। अब यह वैद्युत क्षेत्र किसके नाते उत्पन्न है? प्लस क्यू आवेश के नाते। कितना बल लगता है? यह वैद्युत क्षेत्र कितना होता है? E बराबर F/Q।
अब यहां आप ध्यान दीजिए, यह Q वह आवेश नहीं होता जिसके कारण विद्युत क्षेत्र बनता है, बल्कि यह Q वह आवेश होता है जो विद्युत क्षेत्र में लाया जाता है और जिस पर बल लगता है। तो पढ़ाते समय यहां परीक्षण आवेश F/Q नॉट बताया होगा, लेकिन कुल मिला के सूत्र में E बराबर F/Q लिखा जाता है। आपको यही समझना है कि यह वह Q है जिस पर बल लगता है, वह Q नहीं जिसके कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो। समझ गए ना बात को? चलिए आगे देखते हैं। अब जब बल लगेगा आवेश पर, अब वही चीज यहां है। अब विद्युत क्षेत्र यहां देखिए, विद्युत क्षेत्र की दिशा यह है और धन ये पॉजिटिव चार्ज है। अब इस पर जब बल लगेगा तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में, जैसे अभी बताया कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में इसे भगाएगा Q नॉट आवेश प्लस Q नॉट आवेश। इसी तरह से यह विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगाएगा प्लस Q पर, मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है। अब यह बल मान लेते हैं कि वेक्टर F1 है। ठीक, अब चलते हैं निगेटिव चार्ज पर, देखते हैं। अब निगेटिव चार्ज अगर यहां हो, ये प्लस Q आवेश है और इस पर अगर निगेटिव चार्ज ला दे यहां माइनस Q नॉट, तो हम जानते हैं धन पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो यह इधर भागने लगेगा, इस दिशा में आने लगेगा। ठीक, तो मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा अगर इधर बढ़ रही है तो यह इधर आ रहा है। वही चीज यहां देखिए, विद्युत क्षेत्र की दिशा इस दिशा में है, यह इस साइड में, और इस पर लगने वाले बल को हमने क्या मान लिया, अब थोड़ा सा समझते हैं। अब यहां F1 बल जो है, एक सूत्र हम जानते हैं F बराबर QE, जो अभी बताए E बराबर F/Q। E जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, F आवेश पर लगने वाला बल है, और Q वह आवेश है जिस पर बल लग रहा है। तो इसी को हम E, ध्यान देना, F बराबर रोक करके Q इधर कर लेंगे, तो F बराबर Q। यह सूत्र भी आप रटे रहिए इस रूप में, जो यह सूत्र है वही यह भी है, लेकिन इस रूप में डायरेक्ट उपयोग बहुत होता है इसका। चलिए आगे देखते हैं। अब इस F1 पर परिमाण Q है और विद्युत क्षेत्र समान है, तो अब जो F1 बल होगा वह QE के नियम से, ध्यान देना, QE ही बनेगा, यानी F1 बराबर QE। ठीक, और F2 अगर बल देखें तो यह भी परिमाण में Q ही आवेश है, अब QE यह भी बनेगा QE, विद्युत क्षेत्र समान है E। कोई दिक्कत? यानी ये परिमाण में दोनों बल बराबर होंगे। अब यहां एक चीज देखना, इनका परिमाण बराबर होगा, लेकिन अगर इन्हें हम सदिश रूप में व्यक्त करें तो वेक्टर F1 यह बराबर नहीं होगा वेक्टर F2। यह वेक्टर F1 वेक्टर F2 के बराबर नहीं होगा। परिमाण में तो ये बराबर हो रहे हैं QE के, लेकिन ऐसे बराबर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्यों नहीं होंगे? क्योंकि यह सदिश राशि है। जब सदिश में व्यक्त करेंगे तो सदिश में परिमाण और दिशा दोनों बराबर होने चाहिए, लेकिन यहां देखिए परिमाण तो बराबर है, बल्कि लेकिन दिशा विपरीत है, इसलिए सदिश के रूप में ये बराबर नहीं कहे जाएंगे। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। अब जब दो बल लगेंगे F1 और F2, ये कैसे हैं? विपरीत हैं और समान परिमाण के हैं। ठीक, तो अगर कोई पिंड है, जैसे मान लीजिए इस पर एक बल इस तरफ लगे और इसके समानांतर एक बल दूसरी दिशा में विपरीत हो, जब विपरीत होगा तो समांतर होगा ये, लेकिन एक बराबर बल अगर लगे, बराबर बल, तो दो बल हैं ये और बराबर है, तो इनको बल युग्म कहा जाएगा। बल युग्म, युग्म मतलब जोड़ा, कपल। ठीक, अब ये अगर जोड़ा होते हैं और एक बल इस दिशा में लगे एक बल इस दिशा में, तो उसको क्या करेगा? ऐसे घुमा देगा।
जैसे देखिए डस्टर है ना, एक बल इधर लगा रहे हैं, एक बल इधर है, ऐसे एक बल इधर खींचा, एक बल इधर, ये अपने आप किसी अक्ष के प्रति घूम जाएगा। उसी तरह से अब ध्यान देना, और जब ये घूमना जो है, ये प्रवृत्ति जो है वह है आघूर्ण। तो हमने क्या समझा, जब दो बल परिमाण में समान किंतु दिशा में विपरीत हो और किसी निकाय पर लगे हो तो उनसे उत्पन्न आघूर्ण बल युग्म का आघूर्ण कहा जाता है। अब आइए फिर समझते हैं। अभी एक बल इधर है कौन, एक बल इधर, ये परिमाण में समान है और दिशा में विपरीत, तो ये क्या करेंगे, इसको घुमाने की कोशिश करेंगे। किधर लाएंगे, ध्यान देना, इस तरह से घुमाएंगे ताकि इसकी दिशा, मतलब यह वैद्युत क्षेत्र की ही दिशा में हो जाए, यानी अनुदिश हो जाए। आशा है आप समझ रहे हैं, इसको ऐसे घुमाएगा। ठीक, अब हम शुरू करते हैं डेरिवेशन। अब कितना बल युग्म का आघूर्ण लगेगा इस पर, अब आप समझ गए ना कि बल युग्म का आघूर्ण लगेगा किस पर, बल युग्म का आघूर्ण किस पर लगेगा, वैद्युत द्विध्रुव पर, जो कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है, और यह मान ले रहे हैं कि थीटा कोण पर रखा गया है, यानी वैद्युत क्षेत्र के साथ यह वैद्युत द्विध्रुव थीटा कोण बनाता है। ठीक, तो बल युग्म का जो आघूर्ण बनेगा, अब उसका सूत्र क्या होता है, ध्यान देना, एक बल, दोनों बलों में से कोई एक बल लेकर के, या नीचे लिख रहा हूं, दोनों में से कोई एक बल ले लिया जाएगा, अब गुणे बल के बलों की क्रिया रेखाओं के बीच लंबवत दूरी, अब बलों की क्रिया रेखाओं के बीच लंबवत दूरी का क्या मतलब हुआ, ध्यान दीजिए, इसको भी समझ लीजिए। जैसे अगर मान लीजिए कोई पिंड है, एक बल इस पर लग रहा है, एक बल इस पर लग रहा है, इस तरफ, अब दोनों परिमाण में समान और दिशा में विपरीत है, तो ये बल युग्म का आघूर्ण उत्पन्न करेंगे। तो इनके क्रिया रेखा के बीच की दूरी का मतलब हुआ कि यहां से इस क्रिया रेखा, अगर ये कम पड़ रहा तो आप उधर बढ़ा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्रिया रेखा ऐसा नहीं है कि अगर कोई बल, ध्यान दीजिए कि अगर इस तरह से दिखाया गया कि इसकी क्रिया रेखा पर सीधे आप चाहे जहां तक मान सकते हैं, तो यहां से लंब डालिए आप, लंबवत दूरी कितनी है, ऐसा नहीं है कि तिरछी दूरी ले लेनी है, यह दूरी कितनी है। अगर यह यहां से शुरू हो रहा है तो डायरेक्ट लंब पड़ गया, नहीं हो रहा है, यहां से हो रहा है तो इसको थोड़ा पीछे बढ़ा दीजिए, यह दूरी लंबवत होनी चाहिए, इस तरह से लंबवत। ठीक, अब उसी तरह से यहां हम समझेंगे। अब एक बल की क्रिया एक रेखा इस तरह से आप देख रहे हैं, दूसरे की, ठीक, दूसरे की यह है। अब इनके बीच की लंबवत दूरी देखना है तो यहां से लंब डालिए, अगर यह यहां शुरू हो रहा है कोई बात नहीं, इसको पीछे बढ़ा हुआ है यहां तक मान ले, तो यही लंबवत दूरी बनेगी BC। अब यहां हम फिर देखते हैं, अब एक बल क्या है, F, ठीक, एक बल F है, और या F1 आप ले लीजिए। अब गुणे बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी यानी BC, समझ में आ रही है ना बात। अब बल F बराबर, अभी हमने क्या पढ़ा, QE, F1 बराबर QE, F2 भी लेंगे तब भी QE होगा, तो अब इसकी जगह हम QE लिख देते हैं। ऐसा क्यों करना है, दरअसल है क्या बेटा कि डेरिवेशन में जो आपको दिया हो उसी पद में सूत्र निकाला है, तो हमको यहाँ समान वैद्युत क्षेत्र मालूम है, हम उसी के पद में निकालेंगे, वैद्युत द्विध्रुव मालूम है तो उसी के आवेश के पद में सूत्र निकालेंगे। ये बल तो हमारे अपने काल्पनिक है, इनको हम हटा देंगे, अपना काल्पनिक मान कभी सूत्र में नहीं रखना चाहिए। अब QE गुणे अब BC, BC की जगह आप क्या लेंगे,
अब बीसी का मान निकालिए, फिर हमने बताया कि बीसी लिख के थोड़ी छोड़ देंगे। अब इसका मान हम इस 2l के पद में ले रहे हैं। इसकी दूरी चूंकि 2l होती है, आवेशों के बीच वैद्युत ध्रुव में आवेशों के बीच जो अल्प दूरी होती है वह 2l। तब जरा आप इस त्रिभुज पर ध्यान दीजिए, एबीसी पर, इसको हम यही निकाल के रख लेते हैं। तो एबीसी पर अगर आप ध्यान देंगे तो यह बीसी जो है इस पर लंब है, यानी यह समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो यह एक समकोण त्रिभुज बनेगा। आप देखें ए सी बी, ठीक, जिसमें ए बी की दूरी हमको कर्ण के रूप में है 2l मालूम है, और थीटा के सामने की भुजा बीसी है, और हमको मालूम है कि थीटा के सामने की भुजा लंब कहलाती है, ठीक। तो अब बीसी अगर ले लें, थीटा के सामने भुजा बीसी है, लंब बटे कर्ण का क्या मतलब हुआ, ए बी। अब यह बराबर क्या होगा, लंब बटा कर्ण साइन थीटा, और बीसी का चूंकि मान निकालना है तो बीसी बटे ए बी बराबर 2l होगा, यह दूरी बराबर साइन थीटा, तब बीसी बराबर हो जाएगा 2l साइन थीटा। अब इस बीसी के मान को हम यहां रख देंगे 2l साइन थीटा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान देना, 2ql 2e साइन थीटा। इस 2ql के पद में हमने क्यों इसे बदल लिया, इस 2ql के पद में बदलने का क्या औचित्य था, मालूम है आपको 2ql क्या है, 2ql वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण p है, उसी p के पद में इसको लिखेंगे, यानी p e साइन थीटा, चूंकि 2ql बराबर p, या वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण, ठीक। अब आप ध्यान देंगे यह किसका मान है, बलयुग्म के आघूर्ण का, और बलयुग्म के आघूर्ण को दिखाते हैं टाउ चिन्ह से, इसे पढ़ते हैं टाउ या टाउ, ठीक। तो ये टाउ बराबर आ रहा है, अब टाउ बराबर पी ई साइन थीटा, यही आपका सूत्र हो गया बलयुग्म के आघूर्ण का। आशा है आप समझ गए इस चीज को। बलयुग्म का आघूर्ण एक सदिश राशि है, और वैसे भी आप यहाँ एक चीज समझ लीजिए कि सूत्र में पी ई साइन थीटा है। आप जब सदिश कक्षा 11 में पढ़े होंगे, यहाँ गौर से देखना, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर आप पढ़े होंगे ए बी साइन थीटा यन का। जब साइन थीटा आ जाए तो आप तुरंत जान लीजिए कि यह सदिश गुणन के रूप का मान है। अब यहां भी देखिए वही रूप ले रहा है, तो हम इसे लिख सकते हैं, अब यानी जान लीजिए कि इससे जो राशि मिल रही है वो निश्चित है सदिश है, सदिश गुणन से, देखिए सदिश गुणन है ना, सदिश गुणन से जो राशि मिलती है वह सदिश गुणन ही होता है, सदिश राशि ही होती है। तो अब पी साइन थीटा को अगर हम लिखें तो किस रूप में लिख सकते हैं, वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई, जैसे ए बी साइन थीटा को वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, उसी तरह से पी साइन थीटा को वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई। तो अगर यह क्रॉस गुणन से आ रहा है, सदिश गुणन से, साइन थीटा सदिश गुणन वाले में ही होता है, और सदिश गुणन से जो राशि प्राप्त होगी वह सदिश राशि होगी, यानी यह बलयुग्म का आघूर्ण एक सदिश राशि है, यानी वेक्टर का बराबर हम लिख सकते हैं पी वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई, ठीक। और यही चीज अगर cos थीटा के पद में मिल जाए, जैसे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तब होता है ए बी cos थीटा अगर मिल जाए तो आप जान लीजिए कि यह अदिश गुणन से प्राप्त है, और अदिश गुणन से जो राशि प्राप्त होती है वह अदिश राशि होती है। जैसे W बराबर हम जानते हैं बलगुणित विस्थापन, यानी वेक्टर अब क्रॉस वेक्टर एस नहीं करेंगे, डॉट वेक्टर एस, क्योंकि W जो है वह यानी वर्ग एक अदिश राशि है। आशा इस चीज को आप समझ गए हैं। तो सदिश रूप में इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब जरा इसकी मात्रा पर विचार कर लें,
ठीक, अब इसका मात्रक हम यहां देख लेते हैं। तो टा का जो मात्रक होगा यानी बल युग्म का, आप यहां सूत्र से देखिए, बल गुणे बीसी यानी दूरी, तो बल का मात्रक न्यूटन और दूरी का मात्रक मीटर। दूरी का मात्रक क्या होगा? मीटर। तो क्या लेंगे आप? अब इस दूरी को का अब मीटर अगर लिखेंगे तो न्यूटन मीटर, या इसे आप लिख सकते हैं इस तरह से, न्यूटन मीटर, यही मात्रक हो गया इसका। ठीक, कुछ और समझ लेते हैं। अब यह थीटा पर निर्भर कर रहा है, इसका बल युग्म का आघूर्ण, क्योंकि टा बराबर पीई साइन थीटा। थीटा का मतलब विद्युत क्षेत्र से यह द्विध्रुव आघूर्ण कितने उसका कोण बना करके रखी गई है। ओके, अब अगर ध्यान देना, यदि थीटा जो है वह 0 अंश हो, यदि थीटा 0 अंश हो तो टा कितना बन जाएगा? टा बराबर पीई साइन 0। तो साइन 0 का मान क्या होता है? 0, इसलिए टा बराबर क्या हो जाएगा? 0। 0 का मतलब हुआ कि अगर इसे इस तरह से गिरा के रखेंगे ऐसे सीधा, तो यह 0 अंश बनाएगा, तब इस पर कोई बल आघूर्ण नहीं लगेगा। देखिए 0, यानी यह ऐसे पड़ा रहेगा। ठीक, क्योंकि जो इधर बल लगेगा और जो इधर बल लगेगा जस्ट विपरीत एक दूसरे को संतुलित कर लेंगे और रुका रहेगा। अब दूसरा अगर हम देखें, अगर थीटा बराबर 90 अंश हो, अब 90 अंश का मतलब सीधे रख दिया जाएगा लंबवत, तब टा बराबर क्या बन जाएगा? पीई साइन 90। साइन 90 मान 1 होता है, यानी यह हो जाएगा पीई, और साइन 90 का मान 1 होता है और यही सबसे अधिक मान होता है साइन थीटा का, +1, यानी यह पी का मान अधिकतम होगा। यानी अगर सीधा ऐसे रख दें तो टा का मान मैक्सिमम हो जाएगा, माने अधिकतम बल युग्म का आघूर्ण उस पर लगेगा। और अगर थीटा बराबर 180 अंश ले लें, थीटा बराबर 180 अंश का मतलब क्या आप समझ रहे हैं? माने विपरीत, यानी इस धन आवेश को इस दिशा में पलट के रख दें और ऋण आवेश को इस दिशा में, 180 अंश माना जाएगा। तब टा कितना बनेगा? पीई साइन 180। साइन 180 का मान भी 0 होता है, यानी तब भी कोई बल युग्म आघूर्ण नहीं लगेगा। उम्मीद है आप इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ना समझ में आए और देख लीजिए। धन्यवाद।